हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स क्या हैं और फिर हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल पे बेस्ड बिग एम मेथड। आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ और इनके द्वारा हम कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उन मेथड्स को देखेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होते हैं, आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमको दिया है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 4, 3x1 प्लस 5x2 ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड x1 x2 greater equal to 0. To solve the problem, we have to write the problem in standard form. So, we have maximize z equal to 3x1 plus 2x2 subject to the constants. अब यहाँ पे जब हम constants को इक्वेशन के फॉर्म में, यहाँ आप देख रहे हैं फंक्शन तो मैक्सिमाइज फॉर्म में है, तो हमको उसे कुछ नहीं करना है। b हमारे पॉजिटिव है, उसको भी हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हमको इक्वेशन में चेंज करना है। यहाँ पे पहली कांस्टेंट जो आपका पहला दिया हुआ है वो लेस देन इक्वल टू टाइप का है, तो हमने यहाँ पे स्लैक वेरिएबल यूज़ किया s1, और दूसरा जो कांस्टेंट आपका है वो ग्रेटर इक्वल टू टाइप का है, तो यहाँ पे हमको सरप्लस वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने उसमें यूज़ किया माइनस s2, और ये दोनों अब आपकी इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे x1, x2, s1, s2 ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा। अब जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमको मिलेगा s1 इक्वल टू 4 एंड s2 इक्वल टू -3, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपने s2 जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 लिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए टू गेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी मस्ट ऐड एन अनदर वेरिएबल a, और इस a वेरिएबल को हम लार्ज पेनल्टी कॉस्ट कोफिशिएंट माइनस m देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऑप्टिमाइज करने के लिए। यहाँ क्योंकि फंक्शन मैक्सिमाइज है इसलिए इसका कॉस्ट कोफिशिएंट अपन ने -m दिया, अगर मिनिमाइज होगा तो वो +m हम देंगे। तो यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे वेरिएबल a, कौन सी इक्वेशन में आपको करना है, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है जिसमें कि हमने सरप्लस वेरिएबल यूज़ करके इक्वेशन बनाई है। तो यहाँ पे हम a यूज़ करेंगे, तो ये आपका अब हो गया x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इक्वल टू 4, 3x1 प्लस 5x2 माइनस s2 प्लस a इक्वल टू 3, वेयर x1, s2, s1, s2, a ये सारे वेरिएबल्स जो हमने लिए ग्रेटर इक्वल टू 0। तब हम जब सॉल्व करेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा s1 इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 3। हेयर a हैज़ बिकम ए स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल। जो बेसिक वेरिएबल अब हमारे होंगे वो होंगे s1 और a। दिस वेरिएबल a इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। Thus, the purpose of introducing the artificial variable is to obtain an initial basic feasible solution. उसी को निकालने के लिए हम artificial variables का use करते हैं। Since these variables are introduced to find the initial basic feasible solution, they have no physical meaning from the viewpoint of the original problem. So, they must be driven to 0 in the final solution. और द सॉल्यूशन में बी इनफिजिबल। तो जब हम इनको सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए ही यूज़ करते हैं, इसलिए जब हम प्रॉब्लम में अपने मीन्स हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन अगर निकालते हैं तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए फाइनल सॉल्यूशन में, नहीं तो सॉल्यूशन आपका जो है वो इनफिजिबल हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देयर आर टू मेथड्स जनरली यूज्ड for the solution of linear programming problem having artificial variables. हम दो टाइप के मेथड यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल के यूज़ करके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये मेथड है, फर्स्ट है आपका बिग एम मेथड और मेथड ऑफ पेनाल्टी, और दूसरा है टू फेज मेथड। बिग एम मेथड क्या है देखते हैं, इसी को हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको समझाया है। इन दिस मेथड वी असाइन ए वेरी हाई पेनल्टी लेट m
टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हाई पेनाल्टी m देते हैं। If the problem is to maximize, then the artificial variable taken to be negative, and if the problem is of minimizing, then the artificial variable taken is positive. आइए अब देखते हैं बिगेम मेथड का इटरेटिव प्रोसीजर। स्टेप 1, चेक वेदर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। सबसे पहला हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। इफ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म देन गो टू स्टेप 3। If it is not in the standard form, then change it to the standard form and check. If there exists basic feasible solution, go to step 3. If basic feasible solution does not exist, go to step 2. Step 2, add artificial variable to find the initial basic feasible solution. Assign a very high penalty m to these variables in the objective function. Step 3, apply simplex method to linear programming problem and see if in table of optimal solution, first, at least one artificial variable is present in the basis with 0 value, then the solution is degenerate. At least one artificial variable is present in the basis with a positive value, the linear programming problem does not possesses an optimum basic feasible solution, या इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्यूडो ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम जब आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम एक हाई पेनाल्टी दे देते हैं जो कि मैक्सिमाइजेशन केस में -m और मिनिमाइजेशन केस में +m होगी। तो उसके बाद हम सिंप्लेक्स मेथड से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमने पिछली लेक्चर्स में देख लिया है। अब यदि फाइनल स्टेज में मीन्स zj माइनस cj ग्रेटर इक्वल टू 0 अगर आपको मिल गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, उस केस में यदि बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है 0 वैल्यू के साथ तो सॉल्यूशन कहलाता है डीजेनरेट, और आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है बेसिस में पॉजिटिव वैल्यू के साथ तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो सकता वहाँ पे, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्यूडो ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद बिगेम मेथड। प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स 2x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल टू 2, x1 plus 3x2 less than equal to 3, x2 is less than equal to 4, x1 x2 greater equal to 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप देख रहे हैं फंक्शन तो मैक्सिमाइज टाइप का ही दिया हुआ है आपको। b हमारे पॉजिटिव है 2, 3 और 4, और अब अगला जो हमको देखना है नॉन निगेटिविटी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं वेरिएबल आपके, नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे हमको जो करना है वो करना है इन इक्वेशंस को जो कंस्टेंट में दी हुई है उनको इक्वेशन में चेंज करना। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट कंस्टेंट जो है उसमें ग्रेटर इक्वल टू है तो हम एक सरप्लस वेरिएबल यूज़ करेंगे। सेकंड में लेस देन इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल यूज़ होगा। थर्ड में लेस देन इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल यूज़ होगा, और इन स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को हम लेंगे ग्रेटर इक्वल टू 0। लेकिन वैसा करने से यहाँ पे क्योंकि आपका -s1 हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a यहाँ पे a1 हम कर रहे हैं इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसको कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम दे रहे हैं -m क्योंकि मैक्सिमाइज फॉर्म में है फंक्शन। तो आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो अब कैसा हो गया देखिए, 3x1 माइनस x2 माइनस 0 इंटू s1 जो कि सरप्लस वेरिएबल का है, प्लस 0 इंटू s2 प्लस 0 इंटू s3। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि हम जो वेरिएबल स्लैक और सरप्लस यूज़ करते हैं उसको हम कॉस्ट 0 देते हैं, और यहाँ पे हमने जो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ किया उसको हम एक हाई पेनाल्टी दे रहे हैं -m। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, यहाँ पे देखिए कंस्टेंट कैसा हो गया, 2x1 प्लस x2 माइनस s1 प्लस a इक्वल टू 2, x1 प्लस 3x2 प्लस s2 इक्वल टू 3, और x2 यहाँ पे 0 इंटू x1 हमने लिखा। जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा।
plus x2 plus s3 equal to 4 where x1, x2, s1, s2, s3, a1 all are greater equal to 0। इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए कैसा हो जाएगा। ये आ गया आपका मैट्रिक्स फॉर्म। फर्स्ट कॉलम आपका 2 1 0, सेकंड कॉलम 1 3 1। अब थर्ड में देखिए हमने लिखा -1 0 0, थर्ड मीन्स S1 के लिए तो -1, बाकी में नहीं है, 0 0 हो गया। फिर नेक्स्ट वाला आप लिखेंगे तो हो जाएगा 0 1 0, वो इसके लिए हमने लिखा है S2 के लिए, तो यहाँ पे 0 है, 1 0, फिर 0 0 1 और लास्ट में 1 0 0। इसको फिर हम अरेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 0 0 हमने A1 का लास्ट में लिया है, तो अगले उसमें हम इसका जब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे XB जो कि B इनवर्स B होगा, तो हम उसमें यहाँ पे आपको मालूम है कि हम सिर्फ इतना ही मैट्रिक्स लेंगे, यूनिट मैट्रिक्स जो है, और उसका इन्वर्स भी आपको यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो हम लिखते समय A1 को ऊपर ले लेंगे, अरेंज कर लिया हमने। A1 की वैल्यू आपकी 1 0 0 के फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 S2 और S3 के लिए 0 0 1 2 3 4। यहाँ पे हमने लिखा था जैसा इक्वेशंस थी वैसे उसको अरेंज कर लिया थोड़ा। तो यहाँ पे आपको जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा वो हो जाएगा A1 इक्वल टू 2, S2 इक्वल टू 3 और S3 इक्वल टू 4। अब हम कंप्यूट करेंगे yj और zj माइनस cj। y1 ये आपको मालूम है कैसे करना है, आपको B इनवर्स A1 मतलब फर्स्ट कॉलम हमको मैट्रिक्स का लेना है 2 1 0, तो B इनवर्स इंटू 2 1 0, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 हम ले रहे हैं y1। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग टू x2 हमने लिया सेकंड कॉलम, साथ में 1 3 1 मिला। y3 कॉरस्पॉन्डिंग टू s1 हमने लिया, -1 0 0 कॉलम की वैल्यू थी, -1 0 0 मिला। फिर आपने a के कॉरस्पॉन्डिंग लिया 1 0 0, फिर आपने लिया s2 के कॉरस्पॉन्डिंग और s3 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये हमको वैल्यूज़ मिल गई y1 से लेके y6 तक की। अब हम निकालेंगे z1 माइनस c1 जो कि होता है cb y1 माइनस c1। तो cb y1 cb मीन्स कि आपने जो बेसिक वेरिएबल्स लिए हैं उनका कॉस्ट, तो a का कॉस्ट हमने -m लिया है, बिग पेनल्टी दिया है, और s2 और s3 जो है उनके कॉस्ट 0 हैं, तो ये हमने लिखा -m 0 0। y1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, c1 आपके पास है, x1 वेरिएबल के लिए 3 है तो -3, ये हो गई वैल्यू -2m -3। z2 माइनस c2 तो c अपन ने लिखा, cb y2 हो जाएगा, y2 की वैल्यू लिखी, -c2 तो -1 है तो +1, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए -x2, तो वहाँ पे कॉस्ट हमने -1 दी, तो ये वैल्यूज़ आ गई। ऐसे ही हम निकाल लेंगे z3 माइनस c3, z4 माइनस c4, z5। अब आप निकाल पाएंगे इसको इजीली, और हमारा जो टेबल होगा वो इस टाइप से होगा। पहले आप टेबल में अगर कॉस्ट लिख लेते हैं, YB लिख लेते हैं, YB में हमने y4, y5, y6 लिया, ये A के कॉरस्पॉन्डिंग, ये S2 और ये S3 के कॉरस्पॉन्डिंग। XB वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हमारी आई थी 2 3 और 4 थी। हम ZJ निकाल लेंगे, यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, -2m 0 0 -2m +0 0, तो ये -2m आ गया ZJ। CB y2 करेंगे तो -m 0 + 0 + 0, तो हो जाएगा -m। फिर CB y3 करेंगे तो m 0 + 0 + 0, तो m। फिर CB y4 करेंगे तो -m 0 0 -m। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते जाएंगे CB के एलिमेंट्स को y3 के साथ, फिर y4 के साथ, y5 y6 के साथ मल्टीप्लाई कर करके हम ऐड करेंगे तो हमको ZJ की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। CJ हमने जैसे सिंप्लेक्स मेथड में करते हैं, ऊपर लिख के रखे हुए हैं वैल्यूज़ उनकी, तो हम निकाल लेंगे ZJ माइनस CJ, -2m -3 -m -1 है तो +1 हो गया, m -0 m -m और -m -m हो गया 0 0 -0 0 0 -0 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ZJ माइनस CJ सभी ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं है, तो उसमें हमको मोस्ट नेगेटिव चूज़ करना है जो कि है -2m -3।
अब हम करेंगे एक्स बी डिवाइडेड बाय y1, ये वाला हमारा y1 जो है ये एंटर हो जाएगा बेसिस में, क्योंकि -2m -3 मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है। तो हम यहाँ से एक्स बी की वैल्यूज़ को डिवाइड करके देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, वो वेक्टर आपका लीव छोड़ेगा बेसिस को। तो 2/2 मीन्स 1, 3/1 मीन्स 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 से ग्रेटर हम लेते हैं तो ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमको जो रेशियो मिले वो आपको मिले 1 मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू y4। तो y4 बेसिस से हटेगा, y1 एंटर करेगा, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट ये होगा आपका लीडिंग एलिमेंट और पाइवोट एलिमेंट। अब क्योंकि ये यूनिटी नहीं है तो इस पूरी रो को हम डिवाइड करेंगे 2 से और उन एलिमेंट्स को लिख लेंगे। इस कॉलम के एलिमेंट्स को हम 0 करेंगे, यहाँ पे एंटर करेगा y1 तो उसका कॉस्ट है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, y4 बेसिस से हट जाएगा। बाकी की वैल्यूज़ हमको कैलकुलेट करनी है, तो क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी पूरी डिवाइड हो गई यहाँ पे तो 2 से, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इस कॉलम में कुछ नहीं करना है। यहाँ की वैल्यू हमको अगर कैलकुलेट करनी है तो हमने पहले भी सिंप्लेक्स मेथड में देखा है, ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2 इंटू 1/2। तो 3 माइनस 2/2 मीन्स हो जाएगा 1, मीन्स ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ये देखिए, इसी प्रकार से आप पूरे टेबल को सिंप्लेक्स मेथड जैसा हम कर रहे थे वैसा ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमको मिला। अब अगला टेबल, यहाँ पे देखिए Zj माइनस Cj हमने निकाला, फिर सब Zj माइनस Cj पॉजिटिव नहीं है, एक वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है -3/2। तो y3 अब एंटर करेगा बेसिस में, और फिर से हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो माइनस वैल्यू है, एक्स बी अपॉन y3 जब करेंगे तो ये कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि y3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये वैल्यू आपकी बचती है 2/1/2 करके। इसको एक ही वैल्यू है आपकी, तो यही वैल्यू जो है आपका y3 एंटर हो रहा है, और ये वैल्यू जो होगी ये वैल्यू आपको मिनिमम मिल रही है, मीन्स y5 जो है वो बेसिस को छोड़ेगा और ये होगा हमारा लीडिंग एलिमेंट। ये हट जाएगा अब बेसिस से, क्योंकि यही एक वैल्यू आपको एक्स बी अपॉन y3 करने पर मिल रही है। बाकी ये हम कंसीडर नहीं कर सकते, ये भी नहीं कंसीडर कर सकते, ये भी नहीं कंसीडर कर सकते, मीन्स y3 एंटर द बेसिस एंड y5 लीव द बेसिस। फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, ये 1/2 है, इसको यूनिटी करने के लिए पूरी इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा उसको 1 लाने के लिए, और फिर जो चेंजेस आएंगे बाकी एलिमेंट्स के लिए वो सॉल्व करके आप देखेंगे। तो ये टेबल हमको, नेक्स्ट टेबल हमको ये मिल रहा है। बेसिस में अब आपके हैं y1, y3 और y6। Zj हमने निकाला, आप मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये सब वैल्यूज़ जो अब Zj माइनस Cj की आई सब पॉजिटिव वैल्यू हैं, और बेसिस में आपका वेरिएबल खाली x1 है, x2 यहाँ पे 0 हो गया, तो हमारा Zj माइनस Cj ग्रेटर इक्वल टू 0 है। सो वी ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू 3 एंड x2 क्योंकि नहीं है यहाँ तो x2 इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2x2 था, तो वो माइनस x2 था, वो नहीं हो सकता, 0 हो गई वैल्यू, तो 3 इंटू x1, तो x1 की वैल्यू 3 है, मीन्स मैक्सिमाइज z इक्वल टू हमको मिल गया 9। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल के यूज़ से हमने निकाला बिगम मेथड से, और ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करके हमारे पास 2 मेथड हैं। आज हमने बिगम मेथड देखा, इसके प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करके देखिए। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है 2 फेस मेथड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।